नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज के इस वीडियो में देखेंगे सामान्य जानकारी का सेट नंबर 4 यानी मॉक टेस्ट नंबर 4 जीके जीएस का जो है सेट नंबर ये 4 है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट होगा और आगे दोस्तों 50 प्लस सेट हम इसको ले जाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 20 प्रश्नों का सेट है ये और आपको बताना है लास्ट में कि कितना आपका स्कोर इसमें रहा। सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है, जल चक्र के दौरान वाष्पीकरण की प्रक्रिया में एक पौधे का निम्नलिखित में से कौन सा भाग शामिल है। देखिए, भाषा को अगर आप नहीं पकड़ेंगे, देखिए हिंदी मीडियम के छात्रों को ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत होती है। देखिए ध्यान सुनिए, अब आपको समझ में नहीं आ रहा क्या पूछ रहा है। देखिए, जल चक्र के दौरान, जल चक्र क्या होता है? पानी का वाष्प बनना, ठीक है, और बादल बन जाना, फिर उसको जो है फिर आपका ये फिर बारिश वर्षा के कारण नीचे आना, फिर जो है क्या होना, या बर्फ़ के कारण नीचे आना, जो बर्फ़ पड़ता है या बारिश ही मानते हैं अधिकतर, फिर उसका फिर वाष्पन होला, ये चक्र चलता रहता है। ठीक है, इसके दौरान क्या बोल रहा है, वाष्पीकरण की प्रक्रिया में एक पौधे का निम्नलिखित में से कौन सा भाग शामिल है। तो अगर कोई पौधा है, मान लीजिए पौधा है, इसके कौन से भाग शामिल हैं, तो समझिएगा ये पत्ती है इसका, तो वाष्पीकरण जो होता है वो पौधे के समग्र भाग से होता है, लेकिन जो वाष्पीकरण के अधिकतर जो चीज़ें हैं वो पत्तियों से होता है। वाष्पीकरण मतलब कहाँ से इसका पानी खिंचाया जाता है, तो पत्ती याद रखिएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और भाषा का सिर्फ गड़बड़ है, अगर भाषा नहीं पकड़ेंगे तो गलत होने की पूरी संभावना है। पूछने समझ में नहीं आया क्या पूछ रहा है ये। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होता है? ये रट्टा मारने वाला काम है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक ये है कि एक बार सेट कर देंगे, जैसे पॉलीथीन में क्या होता है, प्लास्टिक में, पॉलीथीन में क्या होता है कि एक बार ऐसे हो गया, प्लास्टिक बन गया, इसको फिर गला के फिर नया सेट करके फिर टेढ़ा मेढ़ा करके फिर बना सकते हैं, दूसरा शेप दे सकते हैं। मान लिया अभी इस तरह शेप दिया, अभी जो है आगे देखा तो ऐसे शेप दे दिया, तो ये प्लास्टिक में हो सकता है, पीवीसी, पॉलिस्टर। इसमें बैकेलाइट में नहीं हो सकता है। बैकेलाइट तो हम देखे ही नहीं है भाई, तो देखे नहीं है तो देखिए, अगर आप स्विच देख रहे हैं अपने घर में, स्विच अगर आप अपने घर में देख रहे हैं जो लगा होता है, ये दोस्तों बैकेलाइट का ही बना हुआ है। उसको गला करके कोशिश करिएगा, नहीं होगा वो, तो ये बैकेलाइट यही है। रट्टा मार लीजिए, एग्जाम में एक बार जब ये आएगा क्वेश्चन, अधिकतर लोग नहीं कर पाएंगे और आप कर लेंगे। साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित विटामिनों में से किसे धूप का विटामिन कहा जाता है? क्योंकि शरीर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में इसे संश्लेषित करने में सक्षम है। सूर्य का जो प्रकाश रहता है उसी में दोस्तों शरीर जो है उसकी उपस्थिति में संश्लेषित करता है। किसको? विटामिन के को। याद रखिएगा, विटामिन के को धूप का विटामिन भी कहते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसकी कमी से क्या क्या होता है बच्चों में, इम्पॉर्टेंट ये भी बहुत बार पूछता है, रिकेट्स रोग बच्चों में हो जाते हैं। और बड़ों में एक रोग है ऑस्टियो, क्या नाम है? ऑस्टियोमलेशिया। ये बड़ों में रोग हो जाता है, वयस्कों में, बड़ों में वयस्कों में लिख देते हैं। ये दोनों रोग विटामिन के की कमी से होते हैं। इसमें इसीलिए बोलते हैं कि आधा एक घंटा कम से कम धूप में रहा करिए, सुबह वाली धूप में रहा करिए। तो विटामिन के यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। रिकेट्स बच्चों में और बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, गायों और भैंसों में एंथ्रेक्स फैलाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रेरक एजेंट जिम्मेदार है? माने किसके कारण ये फैल जाता है गाय और भैंसों में एंथ्रेक्स? जो एंथ्रेक्स है वो बैक्टीरिया के कारण होता है, यानी जीवाणु इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बैक्टीरिया एजेंट है इसका, या प्रेरक एजेंट है, फैला देता है। और ध्यान से सुनिएगा, ये घातक रोग है और इसका कारण दोस्तों जो है बेसिलस एंथ्रेक्स। याद रखिएगा, बेसिलस जो एंथ्रेक्स है, इसके नाम का जो जीवाणु है यही करता है। और ये जो रोग होता है ये पशुओं और जो मनुष्य हैं दोनों में, पशु में भी होता है, गाय भैंसों में भी होता है
और लोगों आदमियों में भी हो जाता है भैया, ये बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, चोल अभिलेखों के अनुसार, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसमें चारों चीज़ आपको देखने को मिलेगा याद करने के लिए। चोल अभिलेखों के अनुसार जो जैन सभा है, जैन सभाओं को दान में दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता है? चोल अभिलेखों के अगर बात करेंगे उसके द्वारा ये चारों को अलग अलग चीज़ बोला जाता है। देखिए याद करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, इसमें जो शाला भोगा लिखा हुआ है, शाला भोगा जो कहा जाता है, ये कहा जाता है अगर विद्यालय के रख रखाव में अगर भूमि गई है उसको कहते हैं शाला भोगा, यानी विद्यालय से संबंधित जो रख रखाव के लिए है उसको शाला भोगा कहते हैं। यहाँ पर क्या पूछा था, जैन सभाओं में अगर दान दिया गया है तो जैन सभा में जो दान दिया गया है उसको कहते हैं पल्ली चंदम। जैन सभाओं में अगर दान दिया गया है तो पल्ली चंदम कहते हैं। और ब्राह्मण दे किसको कहते हैं, ब्राह्मण जो है उनको अगर दे देंगे तो ब्राह्मणों को जो उपहार में दे देते हैं उनके लिए, ये तो नाम से ही पता चल जाता है, ये तो याद करने लायक नहीं है, मतलब देखते ही ऑप्शन में मार देंगे आप। ये 3 ऑप्शन। अच्छा, आपका वेलन वगाई किसके रिलेटेड है, तो वेलन वगाई जो है गैर ब्राह्मण, जो ब्राह्मण नहीं है उनको अगर भूमि दान दी जाती है, किसान की जो, सॉरी यहाँ पर जो ब्राह्मणों को दिए तो ब्राह्मण दे कहते हैं, लेकिन जो गैर ब्राह्मण किसान हैं उनके लिए दोस्तों ये उनकी भूमि को ये कहते हैं, क्या कहते हैं, गैर ब्राह्मण। गैर ब्राह्मण वाले नहीं, गैर ब्राह्मण अगर हैं, चाहे क्षत्रिय वैश्य शूद्र कोई भी हो गया, और भी जो भी हैं, ठीक है, तो उनके मतलब, या गैर ब्राह्मण कोई भी, तो इनके लिए उपयोग किया जाता है वेलन वगाई। तो ये 3 जो ऑप्शंस हैं ये एग्जाम में आ सकते हैं। कैसे याद करेंगे, याद करने का ट्रिक बताता हूँ मैं। वेलन वगाई मतलब वेलन मतलब बै ब्राह्मण, मतलब कि बगैर ब्राह्मण करके याद कर लीजिएगा इसको, ठीक है। उनकी भूमि, ब्राह्मण देव ने ब्राह्मण को दान वाली, तो ये बिल्कुल ठीक है, ये तो याद करना नहीं है। शाला भोगा और पल्ली चंदम याद आ रहा है, तो जैन सभाओं में पल्ली चंदम याद कर लीजिएगा। और एक आपका शाला भोगा जो बच गया, तो देखिए विद्यालय को क्या कहते हैं, वेदशाला भी कहते हैं, जो मतलब रिलेटेड तो है ना ये, तो यहाँ पर और भोजन भी खिलाया जाता है, मिड डे मील, ऐसे करके को रिलेट करके याद कर लीजिएगा। तो भोगाशाला आपका यहाँ पर, शाला भोगा आपका राइट आंसर जो विद्यालय का। ये 3 याद कर लीजिए, एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। नेक्स्ट देखिए, अठारह में केसरी अखबार की स्थापना किसने की थी? केसरी जो अखबार है बाल गंगाधर तिलक जी का है। अब ध्यान से सुनिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़। केसरी अखबार की स्थापना बाल गंगाधर तिलक जी ने किया, और यह मराठी भाषा में छपने वाला था। कौन सा? मराठी भाषा में, ठीक है। और इसमें जो चीज़ें निकल के आते हैं, ये दोस्तों क्यों किया था, जो राष्ट्र भावना है इसको जगाने के लिए, जागृत करने के लिए, राष्ट्रीय जो भावना है, राष्ट्र भावना, इसको जागृत करने के लिए। और तिलक जी ने अंग्रेजी भाषा में भी मराठा पत्र का संपादन किया था, याद रखिएगा। जो मराठा पत्र था, मराठा पत्र, इसका अंग्रेजी भाषा में भी संपादन इन्होंने, तिलक जी ने किया था, याद रखिएगा ये भी। और यहाँ पर आपका जो है केसरी याद रखेंगे, मराठी था। और राष्ट्र भावना जो है जागृत करने के लिए तिलक जी ने 1881 याद करना बहुत आसान है, यहाँ पर 1-8 और 8-1 है। नेक्स्ट देखिए, वर्ष 1904 में किसने क्रांतिकारियों की गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत जब भी दिमाग में आए, वीडी सावरकर जी का नाम याद रखिएगा, का आयोजन किया। वीडी सावरकर जी का नाम कई बार फुल फॉर्म आ जाता है, तो याद रखिएगा विनायक, वी से क्या हो जाएगा, विनायक। दामोदर, दी से आपका दामोदर, और सावरकर, इनका नाम है विनायक दामोदर सावरकर, ठीक है। इन्होंने क्या किया, क्रांतिकारियों को की जो गोपनीय समिति के रूप में, जो क्रांतिकारी उनकी गोपनीय समिति अभिनव भारत जो है, इसका आयोजन या किया जाए, गठन किया। यह समिति क्या करता था, लोगों को प्रशिक्षण देता था, और यह संस्था क्या करता था, क्रांति के माध्यम से भारत में आज़ादी दिलाने के लिए सहयोग करता था, दृढ़ संकल्पित भी था, लोगों को प्रशिक्षित करता था। और 1904 में वीडी सावरकर जी ने इसका
जो है मतलब कि अभिनव भारत की स्थापना किया, गठन किया समिति का। नेक्स्ट देखिए, वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन के दौरान भारत के वायसराय कौन थे? 1905 में लॉर्ड कर्जन, बहुत बार एग्जाम में आता है। कर्जन ने दोस्तों क्या किया? बंगाल का विभाजन, वायसराय थे उस समय बंगाल के विभाजन के समय में, और उसने क्या किया? जो राष्ट्रीय चेतना है उसको नष्ट करने के लिए इन्होंने 16 अक्टूबर 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया, और इसके खिलाफ जो है व्यापक जन आंदोलन हुआ, और बहुत दिन बाद मतलब 1911 में 6 साल लगभग बाद बंगाल का जो विभाजन इसको रद्द कर दिया गया। जो बंगाल का विभाजन है इसको रद्द कर दिया है कब? आपका 11 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है? उत्तराखंड में कौन सा स्थित नहीं है? देखिए, लिपुलेख, नीति और मूलिंगला, ये दोस्तों जो है ये सभी उत्तराखंड में है, लेकिन सिपकिला जो है हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ है? सिपकिला दर्रा आपका दोस्तों जो है हिमाचल प्रदेश में है, और ये क्या करता है? ये हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। किससे? तिब्बत से दोस्तों ये जोड़ता है, याद रखिएगा। जबकि बात करेंगे ये सब आपके उत्तराखंड में है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय प्रायद्वीप में पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है? देखिए, भारत में अगर बात किया जाए, अगर भारत का ऐसे मैं बना दें, देखिए भैया हमको जितना बनाने आता है उसे हम बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो अगर यहाँ पर बात करें तो भारत का कुछ ऐसा प्रकृति के द्वारा, भगवान के द्वारा, ईश्वर के द्वारा ऐसा संरचना है कि इधर जो है थोड़ा ढलान है, या आप कह सकते हैं खाल है, ढाल है इधर। जो अगर बात करें तो पूर्व की तरफ बात करेंगे तो थोड़ा ढाल है। तो अधिकतर नदियाँ क्या हैं कि इधर से निकलेंगी और आप सुनेंगे कि बंगाल की खाड़ी में जाके के गिर गई। लेकिन दो ऐसी प्रमुख नदियाँ हैं, नदियाँ और भी हैं, तो दो ऐसी प्रमुख नदियाँ हैं जो पश्चिम की ओर जाके गिर जाती हैं। ये हैं आपके नर्मदा और ताप्ती, दो नदियां हैं। पूछ क्या रहा है? देखिए, कई लोग देखेंगे कि बोला जा रहा है कि पश्चिम की ओर बहने वाली, आज पढ़ते ही नर्मदा मार के भाग जाएंगे। दूसरी सबसे बड़ी नदी, पहला तो नर्मदा है ही, नर्मदा 1312, याद करना बहुत आसान है, 1312 किमी लंबी है, ठीक है। तापी देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये खंभात की खाड़ी में जाकर के गिरती हैं दोनों, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अभी जो मैंने मैप में आपको बताया कारण, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई बताता नहीं है, ऑप्शन खेल के चले जाते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, चेंचू कबीले के लोग जो अधिकतम शिकार तथा जंगली उत्पादों की बिक्री पर निर्भर करते हैं, खालिस्तान में पाए जाते हैं। चेंचू ये आंध्र प्रदेश के कबीले के लोग हैं, और ये अधिकतम दोस्तों जो है शिकार और जंगली उत्पाद की बिक्री पर निर्भर हैं। और ये जो जनजाति है या कबीले के जो लोग हैं, यह आंध्र प्रदेश के एक क्षेत्र है, अधिकतर वहीं पर पाए जाएंगे। श्रीशैलम के नाम से आपको ज्योतिर्लिंग भी याद आ रहा होगा, तो प्रणाम करते हैं, हर हर महादेव। तो यहाँ पर दोस्तों जो है, यहाँ पर अधिकतर ये जनजाति पाई जाती है। और यह दक्षिण भारत की जो चेंचू है, ये सबसे बड़ी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी दोस्तों जो है ये क्या है, ये सबसे बड़ी जनजाति है, याद रखिएगा, चेंचू। आंध्र प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया? एकदम रट्टा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आता है। 26 नवंबर 1949। और इस समय बनकर के तैयार हुआ। कितने समय में बना, ये भी पूछा जाता है। 2 वर्ष 11 माह, यानी 2 ईयर 11 मंथ लिख रहे हैं हम, ठीक है। 11 माह और 18 दिन, 17 दिन कुछ ऐसे है, तो 18 दिन इसको मानते हैं, ठीक है। इतने दिन में बन करके ये तैयार हुआ।
और यह लागू जब पूछा जाएगा, देखिए ये बन करके तैयार या कब पारित हुआ, ये इस वाले डेट को याद रखेंगे। लेकिन कब लागू पूछेगा तो 26 जनवरी 1950 याद रखेंगे, ठीक है। 2 महीने पहले बन करके तैयार हो गया था। नेक्स्ट बात करेंगे, प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा के कितने सदस्यगण सेवानिवृत्त हो जाते हैं। 2 वर्ष के बाद राज्यसभा के जो है कितने सदस्य, तो 1/3 जो सदस्य हैं, तो 1/4 1/2 लिखा हुआ है। तो सही वाला जो ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर सी में है। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, सेवानिवृत्त हो जाते हैं। और ध्यान सुनिएगा, राज्यसभा जो है स्थायी सदन है, इसको कहते हैं, उच्च सदन भी कहते हैं, और अस्थायी सदन या निचला सदन, निम्न सदन लोकसभा को कहते हैं। वर्तमान में दोस्तों जो है अधिकतम जो संख्या इसकी हो सकती है 250 है, अभी जो है 245 है, याद रखिएगा। और कुछ सीटें हैं जो कि एग्ज़ाम में आता है, पूछा जाएगा कि कितने सीटें हैं यूपी में, कितने सीटें हैं लोकसभा के यूपी में, कितनी सीटें हैं राज्यसभा की यूपी में, कितनी सीटें हैं विधानसभा की यूपी में, बिहार में जहाँ से आप हैं, या फिर मध्य प्रदेश में। तो ये सब भी आपको, जहाँ राजस्थान, जहाँ से भी हैं, उसको भी आपको अच्छे से देख लेना है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अच्छा, कथन सही बताना है। तो प्रधानमंत्री एवं केंद्रीय परिषद के मंत्रियों द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं महाराज, तो ये तो गलती है। आगे देखिए, केंद्रीय मंत्रिपरिषद द्वारा राज्यपाल, एकदम गलत है। देखिए यहाँ पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, ये बिल्कुल सही है। प्रसाद पर्यंत, जो प्रसाद पर्यंत शब्द है बोला गया है, वो राष्ट्रपति द्वारा दोस्तों जो है किया जाता है। लेकिन यद्यपि इनका जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष निर्धारित है। और एक चीज़ और याद रखिएगा, राज्यपाल एक राज्य के भी हो सकते हैं और एक से अधिक राज्य के भी राज्यपाल हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस वर्ष दूसरे विश्व युद्ध में प्रवेश किया था। संयुक्त राज्य अमेरिका, ये सेकेंड वर्ल्ड वार की बात हो रही है। सेकेंड वर्ल्ड वार दोस्तों जो है आपका 1939 से 45 है। लेकिन प्रवेश किया संयुक्त राज्य अमेरिका जब पूछेगा तो 41 याद रखिएगा, ठीक है। बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन जैसा पूछे वैसा उत्तर देंगे आप। नेक्स्ट देखिए, पाल वंश का पहला शासक जो है वो आपके गोपाल हैं। पाल वंश के गोपाल हैं, तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कुछ समय हैं वो याद कर लीजिएगा। पाल वंश के जो शासक गोपाल हैं, लगभग 20 वर्ष यानी 750 से ईस्वी से लेकर के 770 ईस्वी तक ये किए राज्य। उसके बाद बात करेंगे, उसने दोस्तों जो पश्चिम बंगाल का मध्य भाग है, इसको स्वतंत्र राज्य की इसने स्थापना किया। और धर्मपाल जो हैं, पहला नंबर जो ऑप्शन था धर्मपाल का था, तो धर्मपाल जी जो हैं वो इसके बाद, यानी पहले ये, फिर उसके धर्मपाल आते हैं गोपाल जी के बाद। ये 770 से काफ़ी लंबा समय और 810 तक, यानी बात करेंगे 40 साल ये हो गया। इनका देखेंगे तो ये आपका 20 साल ही हो रहा है। और रामपाल और देवपाल ये सब लोग हैं, तो इसमें देवपाल जी जो हैं, एक देवपाल हैं, इनको भी लिख देते हैं। देवपाल जो हैं, देवपाल दोस्तों इसके बाद, यानी कि आपका 810 से लेकर के 850 यानी लगभग 40 साल ये भी ईस्वी तक। और महिपाल जो हैं वो 988, क्योंकि महिपाल दोस्तों जो है इसमें सबसे प्रसिद्ध इसमें देवपाल रहे हैं, याद रखिएगा, ठीक है। पाल वंश का सबसे प्रसिद्ध कहा जाएगा शासक ये कौन था, तो देवपाल याद रखिएगा। देव आदमी हो आप, ऐसे नहीं बोलते हैं, तो ऐसे याद कर देंगे। पहला गोपाल याद रखिएगा, ठीक है। और महिपाल दोस्तों जो है ये 88 से लेकर के 38 सबसे ज़्यादा समय तक जो रहे वो महिपाल याद रखिएगा, जो है 1038 तक ये, ठीक है। यानी बात करेंगे तो यहाँ पर आप डायरेक्ट देखिए तो 20 साल इधर हो गया, अगर आप 8 तक पहुँचेंगे तो, और उसके बाद आप देखिए तो 30 साल, देख रहे हैं ये 50 साल लगभग में सबसे ज़्यादा जो है राज्य किए, ठीक है। महिपाल यहाँ पर राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। पहला शासक पूछा था पाल वंश का पहला, तो गोपाल याद रखिएगा। देवपाल शायद ऑप्शन था पहला, लेकिन गोपाल आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए,
भारत की पहली महिला ओलंपिक पदक विजेता, तो एकदम राइट आंसर एकदम दिमाग में बैठा के रखिए, कर्णम मल्लेश्वरी नाम है। और ये कहाँ से हैं ये भी पूछा जाता है, कौन सा मेडल जीता था ये भी पूछा जाता है, किससे रिलेटेड है ये भी पूछा जाता है, कब जीता था ये भी पूछा जाता है। तो ये 5 क्वेश्चन के उत्तर आज आपको मिलेंगे। देखिए, भारत की पहली महिला ओलंपिक जो है पदक जीतने वाली जो महिला हैं वो हैं कर्णम मल्लेश्वरी। अच्छा, डी सही उत्तर हो जाएगा। क्या जीता था? ब्रॉन्ज मेडल जीता था, कांस्य पदक जीता था। कांस्य पदक जीता था कब? 2000 सन में जो सिडनी ओलंपिक हुआ था। सिडनी ओलंपिक, ओ कर दे रहा हूँ, समझ जाइएगा। सिडनी ओलंपिक में इन्होंने कांस्य पदक जीता था। किस चीज़ में जीता था? ये भारोत्तोलन से संबंधित है, वेट लिफ्टर जिसको कहते हैं, वजन उठाने वाला, भारोत्तोलन से संबंधित है। ठीक है, याद रखिएगा। और अगर बात करेंगे ये कहाँ से हैं, तो ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं, आंध्र की हैं ये हैं। ठीक है, तो इतने सारे क्वेश्चन का आंसर आप एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, कोई भी क्वेश्चन आए तो आपसे छूट करके नहीं जाना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। हिंदी में इसका रूपांतरण है सत्य के लिए मेरे प्रयोग। ये गांधी जी का है, तो मोहनदास करमचंद गांधी, करमचंद गांधी इनके पिताजी का नाम है, मोहनदास इनका नाम है। तो गांधी जी याद रखिएगा, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, महात्मा गांधी जी की आत्मकथा है, ये आत्मकथा है गांधी जी की, याद रखिए। नेक्स्ट देखिए, नाबार्ड का विस्तृत रूप। नाबार्ड की स्थापना भी पूछा जाता है 1900, इसका फुल फॉर्म पूछा जा रहा है 1982, याद रखिएगा इसकी स्थापना। नाबार्ड क्या करता है? जो आप देखते हैं जो रूरल बैंक है ना, इनका दोस्तों, इनको ये अच्छे से मतलब व्यवस्थित करना, संचालन करना, पूरा एकदम उसका हेड है ये। और देखिए इसका फुल फॉर्म क्या होता है, रूरल से पता चला है ना, गांव के, ग्रामीण बैंक, जिसको आप क्या कहते हैं, 1982 में स्थापना, ग्रामीण बैंक जो कहते हैं ना, उसका ये बैंक है ये ग्रामीण। जैसे आरबीआई है तो बैंकों का बैंक है, तो ये जो है जो ग्रामीण बैंक है इसके अंतर्गत आते हैं। नाबार्ड का फुल फॉर्म याद रखिएगा, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। देखिए नेशनल, देखिए कैसे याद होता है, जब ऑप्शंस देंगे ना तो फंसाने वाला देगा, तो इसको कैसे करेंगे, इससे निजात कैसे पाएंगे। देखिए बैंक है, अभी मैंने बताया एक बैंक है जो किसके लिए है, जो रूरल एरिया, ग्रामीण एरिया है उनके लिए। तो देखिए ग्रामीण क्या, ग्रामीण मतलब कि जो खेती उती करते होंगे। तो ये देखिए आप एकदम एक्यूरेट सही आंसर आप बता देंगे। नेशनल मतलब हमारा राष्ट्रीय बैंक है, ठीक है, किसके लिए, फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। देख रहे हैं, एकदम आप सही आंसर पे पहुंचेंगे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए वित्त उपलब्ध कराने के लिए है, ये शीर्ष संस्था है। ठीक है, इसका मुख्यालय पूछा जाए तो मुंबई, याद रखिएगा, बम्बई, मुंबई, अधिकतर बैंकों के मुंबई है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, प्लासी की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई, तो प्लासी का युद्ध 57 में ये याद नहीं होता है, और 65 में याद रखिएगा बक्सर का युद्ध, सॉरी 1700 ना, 1700 है, गड़बड़ हो गया था, 1757 और ये आपका 1765 है, ये बक्सर का युद्ध। ठीक है, 1757 में सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था। ठीक है, इस युद्ध में सिराजुद्दौला पराजित हो गए, और क्या हुआ कि जो बंगाल पर अपना ये आधिपत्य जमा लिया अंग्रेज, और अब जो है बंगाल के नवाब अंग्रेज़ों के अधीन हो गए थे, जो भी नवाब हैं ये अधीन हो गए थे। और इसमें 3 लोग मिलकर के लड़े थे, आपको पता ही है। और यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। और बक्सर का युद्ध भी आप याद रखेंगे, ये आपका 65 में है। दोस्तों 20 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। 20 क्वेश्चन में से कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका स्कोर क्या रहा इस सेट में, 4 नंबर जीके जीएस के सेट में। ठीक है, आशा करते हैं दोस्तों कि हमारा प्रयास, हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर कीजिएगा, और ऐसे ही प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड शेयर। धन्यवाद।